नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम बीच बहस में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम देश के उस वर्ग की, उस ख़ास तबके की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको और हमें जागरूक करता है, और आज के इस दिन उस जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है। जी हाँ, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए निष्पक्ष और निर्भीक संचार माध्यमों का होना बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी सभ्य समाज और विकसित राष्ट्र की नींव बनते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम उसी पत्रकारिता, उसी संचार माध्यमों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान श्री राजेंद्र बोड़ा साहब का। बहुत बहुत स्वागत है बोड़ा साहब आज के हमारे इस कार्यक्रम बीच बहस में। आपका 5 दशकों से भी लंबा अनुभव है पत्रकारिता के साथ। कहीं ना कहीं भारत के अंदर पत्रकारिता को पल्लवित होते हुए आपने देखा है, इसके बनते बदलते स्वरूप का आपने महसूस किया है। किस प्रकार आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इन तमाम बनते और बदलते स्वरूप के बारे में तो जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके उस अनुभव को भी महसूस करेंगे। आज के इस ख़ास दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। संचार माध्यमों की विविध बातों को हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप 5 दशकों के अपने इस करियर के अंदर इसके स्वरूप को बदलते देखते हैं, तो आज कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उसकी जागरूकता को लेकर के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सही कहा आपने कि 50 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन इसमें हमने कम से कम 3 दौर ऐसे देखे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि बदलाव के दौर हैं। और आज का दिन जो प्रेस दिवस हम मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि इस एक दौर ऐसा आया जब हमें लगा कि ये खतरे में है, ये माध्यम खतरे में है, जनसंचार का माध्यम खतरे में है। और हम मान के चलते हैं कि जनसंचार का माध्यम इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक समाज जो होता है, बहुसंख्यक से मतलब ये है कि जो वोट देने वाला नागरिक है, भारत का नागरिक, जिसमें सब तबके के लोग हैं, उसकी बात को कौन करेगा? वहाँ जो सबसे पीछे आदमी खड़ा है उसकी बात कौन करेगा? उसकी समस्या को कौन दिखाएगा? और फिर जो शासन में लोग बैठे हैं वो भी उनके लोग, उनके प्रतिनिधि हैं, वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। लेकिन कोई एक ऐसी कड़ी हो जो उन दोनों के बीच में बने, जो उनको बताए कि जनता क्या चाहती है और जनता को बताए कि शासन तुम्हारे लिए ये कर रहा है। ये शुरू से ऐसा रहा है। लेकिन बदलाव ये आया, सबसे पहले तो खतरा आया इस प्रेस पर जी। तो ये जो हम आज का प्रेस दिवस मनाने, बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत से लोगों को याद नहीं होगा ये, क्योंकि हमने इस 50 साल में ये दौर देखे हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेस आयोग बना था 60s में। उसने ये सिफारिश की थी कि एक प्रेस काउंसिल बनाई जाए। वो क्यों बनाई जाए? वो इसलिए बनाई जाए कि ये जो मीडिया है, आज हम मीडिया कहते हैं, उस ज़माने में सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था, तो वो मीडिया बिगड़ ना जाए और वो मीडिया स्वतंत्र भी रहे, बिगड़े हुए लोग उसको काबू में ना कर लें और ये अब बेकाबू ना हो जाए। इसके लिए कोई ऐसी परिषद बनाई जाए। तो सन 65 में कानून पास किया हमारी संसद ने और भारतीय प्रेस काउंसिल बनी। और 1970 के वो जो 65 में बना और 66 में उसका गठन हो गया और काम शुरू हो गया। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब ये सारी हमारी जो हमने जो हैसियत हासिल की थी, जो सुरक्षा हासिल की थी इस कानून के माध्यम से, वो गिर गई। वो ये हुआ कि सन 1975 में आपातकाल लागू हुआ। जी। आपातकाल में ये कानून ख़त्म कर दिया गया, प्रेस काउंसिल ख़त्म कर दी गई और कोई आज़ादी नहीं रही। और ये हम जानते भी, इमरजेंसी के अंदर सब तरह की आज़ादी पर पाबंदियाँ लग गई। अब वो अच्छा था बुरा था उस ज़माने में। अब लोगों ने एक दूसरे की राजनीतिक बातें भी हुई और अब एकेडमिक लोग आगे भी बातें करते रहेंगे। लेकिन जब नई सरकार आई जनता पार्टी की, तो 78 में उन्होंने एक नया वापस से प्रेस काउंसिल का कानून बनाया और 79 में वो गठित कर दिया। बड़ा साहब, आपको रोकना चाहूँगा, ये वाकई में इतिहास के अंदर संक्षिप्त काल था, लेकिन आपने जिस तरह से बताया, और वाकई में अगर हम संचार माध्यमों की बात करें, आज़ादी से पहले ही कहीं ना कहीं इसके महत्व को हमने महसूस किया था और भारत निर्माण के अंदर इसका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। वो भले ही कई जन आंदोलन हो, जैसे सांस्कृतिक रहे, सामाजिक रहे, और उसके बाद आपातकाल का दौर हमने देखा है। उससे पहले और उसके बाद के परिदृश्य को हम एक अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। तो पहले के साथ और उसके बाद बदलते दौर को हम किस तरह से आंक सकते हैं, और मौजूदा दौर के अंदर जब हम देखते हैं कि संचार माध्यमों के अंदर और विविधता जुड़ गई है, जिसमें महत्वपूर्ण है डिजिटल माध्यम, इसको लेकर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन इन 3 चीज़ों को हम कैसे क्लब कर सकते हैं? असली चीज़ है कि आप आज़ादी के दौर में जाएं, उस ज़माने की पत्रकारिता को देखें और आज़ादी के जस्ट बाद के 10 से 1 साल 10-15 साल की पत्रकारिता देखें,
उसमें और उसके बाद की पत्रकारिता में मुझे जो फ़र्क नज़र आता है वो ये था, वो जो पत्रकारिता थी वो व्यवसाय के लिए नहीं थी, मिशन था। मिशन ना कहें आप, मिशन कहने से तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है लेकिन सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कहाँ से आते थे? या तो वो वकील थे, या अखबार के संवाददाता थे, या अपना अखबार निकालते थे। इवन महात्मा गांधी ने 6 अखबार निकाले जी। क्योंकि लोगों तक कैसे पहुँचे, आपके पास जनसंचार के और कोई साधन था नहीं, ये एक साधन था जिसके जरिए आप लोगों तक पहुँचते थे। तो उस समय जो पत्रकारिता में जो लोग काम करते थे उनका एक ध्येय पैसा कमाना नहीं होता था। तो हम कहेंगे उस ज़माने में भी बड़े अखबार होते थे, और वो बड़े अखबार कौन निकालते थे? सामान्य लोग तो छोटे अखबार निकालते ही थे, लेकिन वो बड़े अखबार भी वो लोग निकालते थे जो बड़े बड़े व्यवसाय चलाते थे। लेकिन अगर आप उस ज़माने के अखबारों का व्यवसाय देखें तो वो कमाई करने के लिए नहीं निकालते थे। उनके सारा जो अखबार का घाटा था वो अपना दूसरे व्यवसाय से पूरा करते थे, लेकिन उनको लगता था कि नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, समाज के प्रति उनका जो दायित्व है वो दायित्व समझ के ये अखबार को करते थे। और वो फिर उसमें उनका दखल भी नहीं होता था मालिकों का, क्योंकि घाटे में ही चलता था, उससे कमाना तो है नहीं। तो एक अच्छा संपादक लाते थे, अच्छे लोग लाते थे और उनके भरोसे सौंप देते थे। और वो लोग नैतिक रूप से इतने जिम्मेदार लोग होते थे कि आज हम उनको याद ही कर सकते हैं, और उनकी याद हमको अच्छा बनाने को प्रेरणा देती है। स्वतंत्रता के पश्चात हम देखते हैं कि प्रेस की महत्ता और साथ ही साथ दायित्व को आप किस नज़रिए से देखते हैं और उसका निर्वहन कैसे किया, स्पेशली जब हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो? शुरू में ये हुआ कि आज़ादी के बाद में एक समाजवादी समाज बनाने की कोशिश की हमने, और उसमें एक डेवलपमेंट जर्नलिज्म की तरह बात होती थी हमारे। हम जब नौजवान थे तो हमें यही पढ़ाया सिखाया जाता था कि भाई डेवलपमेंट जर्नलिज्म भारत का जो विकास करना है उसमें सब शामिल हैं। तो उसमें मीडिया भी शामिल है, आम जनता भी शामिल है। तो हमारा काम भी उस विकास में बढ़ोतरी करना। तो उसमें क्या बढ़ोतरी करना है? हमारे यहाँ निरक्षरता थी, तो लोगों में निरक्षरता ना हो, पर लोग पढ़े लिखें, बच्चों को स्कूल भेजें और उनके अधिकार क्या ये जाने हैं। तो ये हमारा काम था कि उनको जागृत करें। और सरकार भी चाहती थी कि ये सब हमारी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, इसकी जानकारी कौन देगा? तो हम मीडिया के जरिए हम उनको ये जानकारी देते थे। तो एक रोल था कि जागरूक करने का लोगों को, और ये जागरूक करने का बहुत अच्छे तरीके से हमने निभाया। लेकिन ज़माना बदला। इस बदलाव के साथ हम देखते हैं कि संचार माध्यमों के स्वरूप में भी बहुत बदलाव आए। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रेडियो और टेलीविज़न का माध्यम था, उसके बाद हम डिजिटल स्वरूप के अंदर जाएं, जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। इन दोनों को अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, भारत जिसमें आज इतनी विविधता है, उसके साथ साथ संचार माध्यमों की इस विविधता को लेकर के आप कितना महत्वपूर्ण कारक मानते हैं और कितनी चुनौतियों को पाते हैं आप? कोई भी नई चीज़ आएगी तो चुनौती लेके आएगी, लेकिन 70 के बाद जो बदलाव आया वो 2 कारणों से आया। एक तो टेक्नोलॉजी के कारण, पहले खाली छपा हुआ प्रिंट मीडिया था, उसमें बदलाव आया कि ऐसी मशीनें बनने लगी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अखबार को छाप सकती थी। पहले धीरे में छपती थी, फिर ज़्यादा छपने लगे, तो अखबारों का प्रसार बढ़ा, क्योंकि आप अगर 6 घंटे में 60,000 अखबार छाप सकते थे और अब आप 6 लाख छाप सकते हैं, तो आप अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बदलाव आया। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें रेडियो बढ़ा, टेलीविज़न आ गया। तो अगर आप 70 के बाद देखें तो एक चीज़ मुझको महसूस होती है कि 70 के बाद एक इकोनॉमी में भी बदलाव आया पूरी दुनिया में। जी। क्या आया कि हम समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ चले गए, कैपिटलिज्म मतलब एफ्लुएंट की इकोनॉमी में चले गए। वो साथ में बढ़ रहा है और साथ में टेक्नोलॉजी आ रही है। और जो टेक्नोलॉजी आई वो इसलिए नहीं आई कि कोई समाज को भला करने वाली है, वो किसी को मुनाफा देने वाली है। तो वो अखबार वालों को भी सबसे पहले जब न्यूज़ चैनल्स और ये इलेक्ट्रिक मीडिया आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही आया, जिसको कहें आप, डिजिटल तो बाद की बात है, वो जो आया तो क्योंकि बाज़ार का प्रेशर बढ़ा। जब आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जाएंगे तो बाज़ार का प्रेशर आया, तो सरकार पर ये प्रेशर हुआ कि सरकार की हर जगह दखलंदाजी क्यों हो। क्योंकि पहले अगर प्राइवेट अखबार थे लेकिन सरकार के हाथ में था रेडियो, और फिर बाद में टेलीविज़न आया तो वो भी सरकार के हाथ में था, तो वो खुला। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ, तो इकोनॉमी में भी लिबरलाइजेशन हुआ, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के कारण हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में लिबरलाइजेशन हुआ, समाज में भी हुआ। और फिर प्राइवेट चैनल्स आए। वो जब आए, वो क्यों आए? उनका काम कोई समाज को जगाना नहीं था, उनको इसके अंदर मुनाफा दिखता था। क्योंकि एक बार आपने एक चैनल लागू कर दिया तो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है,
उसके बाद फिर आप, तो हार्डवेयर में तो बहुत ज़्यादा खर्चा था नहीं उनका, अब सॉफ्टवेयर में खर्चा है। तो जब मुनाफा कमाने वाली कोई कंपनी काम करती है तो क्या देखती है कि भाई खर्चा कम करो और आय ज़्यादा हो। तो खर्चा कम क्या करें कि जो सॉफ्टवेयर का काम है ना, वो जो अखबार में जो बहुत सारे संवाददाता होते थे, इनकी संवाददाता की जगह कम कर दो, क्योंकि जब बहुत से संवाददाता होंगे तो बहुत लोगों तक पहुंचेंगे, बहुत लोगों की बात करेंगे, और उसकी जगह अगर संवाददाता कम हो जाएंगे आपके, तो जो न्यूज़ गैदरिंग का जो काम था वो संकुचित होता गया। तो बड़ा साहब हम देखते हैं कि दुनिया भर में हर क्षेत्र के अंदर हम बाजारवाद या पूंजीवाद को हावी देखते हैं। प्रेस की बात करें, उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और सिद्धांतों को लेकर के एक लंबी बहस हम बीते एक दशक से अंदर देख ही रहे हैं, जो हर जगह पर होती दिखती है। इससे जुड़े मेरे दो सवाल हैं। इस बहस को आप कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ इस बहस को किस अंजाम तक पहुंचता आप देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें पहुंच तक, तो भले ही अखबारों की पहुंच आज भी किसी एक दायरे तक सिमटी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया आज इतना तेज़ है कि बहुत तेज़ी से पहुंचता है और बहुत व्यापक है। तो आप इस बहस को इस दोनों के संदर्भ में किस तरह देखते हैं? तो एक तो नई चीज़ ये हुई, सोशल मीडिया के आने से संपादक का रोल ख़त्म हो गया। पहले आप कोई भी संवाददाता जाएगा, संपादन करेगा, जैसे आपके इस विभाग में होता है, आपके समाचार विभाग में, कि आपका संवाददाता आके अपनी कॉपी देगा, फिर एक सब एडिटर उसको कॉपी को एडिट करेगा, फिर आपका संपादक तय करेगा उसको कहाँ प्लेस करना। तो ये एक सिस्टम होता है। सोशल मीडिया में ऐसा कोई देखने वाला नहीं होता, वो तो सबके लिए खुला है। वहाँ उपयोग करने वाला भी वही है और उपभोग कराने वाला भी वही है, एक सप्लायर भी वही है और कंज्यूमर भी वही है। आप हमारे यहाँ क्या है, जैसे दूरदर्शन है, तो हम उन लोगों को सप्लाई करते हैं, खबरें देते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, और लोग हमसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनका इंटरेक्शन इतना ही है कि वो हमको कभी खबर दे दें, सूचना दे दें, चिट्ठी लिख के दे दें, ईमेल करके दे दें। लेकिन सोशल मीडिया में ये है कि कौन खबर देने वाला है और कौन खबर लेने वाला है, इसका ये ब्लड हो गया और कोई नियंत्रण नहीं रहा, कौन क्या कहेगा। तो खांचों में बढ़ गया। जो हमारा समाज जो पहले हम कहते हैं ना जातियों में बटा हुआ है, तो अब ये कई सारे विचारधाराओं में बढ़ गया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस तरह की संस्थाएं जो लगातार अपनी तरफ से मॉनिटरिंग कर रही हैं, वैसे तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या हमारे यहाँ मॉनिटरिंग करने का कोई सिस्टम है, और सिस्टम है तो कितना प्रभावी है? प्रेस काउंसिल तो खाली प्रिंट मीडिया के लिए हो गया। अब जब डिजिटल मीडिया इतना हावी हो गया कि प्रेस मीडिया, अब जो प्रिंट मीडिया है वो तो बहुत पीछे चला गया, क्योंकि उसको भी अपने को सर्वाइव करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आना पड़ता है। पर हमको याद रखना पड़ेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जो हमको लगता है फ्री है, वो मुफ्त नहीं है। क्योंकि वो जो मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले हैं, वो उनका ये कहना होता है साहब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है इसके लिए हम जिम्मेवार थोड़ी हैं, वो तो जो आकर के जो लिख रहा है वो जाने, वो जो ग्रुप बना रहे हैं वो जाने। जैसे फेसबुक है, ये ग्रुप बनते हैं इसके अंदर, इंस्टाग्राम है, इसमें भी ग्रुप होते हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, अक्सर देखते हैं वन मैन शो के अंदर कुछ भी खबर कहीं पे भी पहुंचा दी जाती है, उसको लेकर के हम कई सारे, जिसमें अखबार भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, फैक्ट चेक, रियलिटी चेक या ख़बरों की खबर, इस तरह की चीज़ों को लेकर के वो खुद खबर की सच्चाई पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि जो चीज़ें, जो खबरें हम तक परोसी जा रही हैं, उसकी सच्चाई भी विभिन्न संचार माध्यम यानी मीडिया हाउसेस खुद अपनी तरफ से हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मुश्किल दौर के अंदर है, जहां खबरें हमें मिल रही हैं, लेकिन खबरों की सत्यता की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। और ये गारंटी तो, अब ये जो फैक्ट चेक की आपने बात की, वो तो बाद में होता है ना, आ गई खबर, अब आप फैक्ट चेक करके हमको बताते हैं। अब मैंने वो खबर देखी और आपकी फैक्ट चेक वाली बात नहीं सुनी मैंने तो बात अपना मन बना लिया। जब संपादक होता है वो खबर को फैक्ट चेक पहले करता है, फिर खबर देता है। ये तो एक पैरेलल सिस्टम हो गया, जहाँ पे हम देखते हैं पारंपरिक तरीका कि वाकई में एक पुरोधा या पुराना जो एक्सपीरियंस रखते थे, वो ख़बर को पहले तोलते थे और उसके बाद उसको बताने का या पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते थे। आजकल तेज़ी का युग है, हम देखते हैं कि सूचना क्रांति का ये दौर है, और सूचनाएं अपने आप में खुद एक एसेट हो गई है। एसेट हो गई, जो आपने कहा ना, सूचना आज एक कमोडिटी हो गई है। आप एज ए कमोडिटी प्रेजेंट कर रहे हैं। वो सूचना इसलिए आप दे रहे हैं कि उसके कारण आप बहुत सारे लाइक्स हासिल करें। वो बहुत सारे लाइक्स हासिल करेंगे तो आपको बहुत सारा विज्ञापन मिलेगा। वो विज्ञापन जो मिलेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, मशीनी के योग से आपको जकड़ लेगा, आपको माल बेचने के लिए करता है। तो वो जो सारा कर रहे हैं, इस आधार पर कर रहे हैं कि देखिए हम तो सूचना दे रहे हैं,
वो सूचना नहीं दे रहे, अपना माल बेच रहे हैं। तो बोड़ो साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, संचार माध्यम जो अपने कर्तव्यों, कठोरता और अनुशासन के लिए जाना जाता था, आखिर कहाँ गए ये तत्व या अवयव? फिर कैसे इसको तराशा जाए? वो खाली प्रेस से आप या मीडिया वाले से अपेक्षा हम नहीं कर संचार सकते। माध्यमों की बात करते पूरा समाज कैसा हो गया है। आप ऐसा तो है नहीं कि पूरे समाज तो दूसरी तरफ जाए और खाली मीडिया में काम करने वाले आइलैंड हो जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। जैसा समाज होगा वैसा ही होगा। क्या हमारे समाज में वो नैतिकता अब बची हुई है? रोज़ाना आप अखबार में देखिए, कोई न कोई बड़ी घूस लेते हुए ऊपर बड़े से बड़ा अधिकारी से लगा कर नीचे से नीचे बाबू तक पकड़ा जा रहा है, फिर भी नहीं रुकती। तो ये जो समाज में नैतिकता का जो संकट है, अब आप कहते हैं कि साहब ये तो अब आप मीडिया वालों का काम है, आप जागृत करिए। तब कैसे जागृत करें? वो जागृत तब होता है जब एक समाज में लीडरशिप होती है। गांधी के ज़माने में जो लीडरशिप थी, तो गांधी ने ये कहा था कि भाई इस अखबार में वो लोग मत आइए जिनको रोजी रोटी कमानी हो, इसमें तो वो आइए जो सच में जनता की सेवा करने के। तो सेवा करने के लिए कोई मीडिया में नहीं है आजकल। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी अखबार में काम करता हूँ या किसी मीडिया में काम करता हूँ या अपना कोई चैनल चलाता हूँ और मैं ये कहूँ मैं तो खाली सेवा करने के लिए हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अपने लिए क्या कितना कमाना चाहता हूँ, उसकी कोई सीमा थोड़ी होती है। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे वैरायटी बहुत है, ऑप्शन भी बहुत है, और वर्ल्ड वाइड यानी विश्व के परिदृश्य में देखें, भारत के इन संचार माध्यमों को जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के हो सकते हैं, इनकी पहुंच और प्रभाव व्यापक भी है, लेकिन पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में, जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में आप कहाँ पे पाते हैं? और यकीनन आपका कहना भी सही है कि जैसे समाज होता है वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, तो कहाँ से शुरुआत की जाए कि अगर हमें लगता है कि हाँ, हमें अपनी तरफ से इन सब चीज़ों के अंदर एक व्यापक बदलाव लाना है जो सकारात्मक हो? इसके लिए शुरुआत हमको लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना होगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग रखें। किसी चीज़ कोई आपको कही है उसको मैं एकदम ना मान लें। अभी क्या होता है कि सोशल मीडिया पर एक चीज़ आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उसको पूरा पढ़ने से पहले ही उसको फॉरवर्ड कर दूंगा अपने 10 दोस्तों को, वो 10 तो अपने 100 दोस्तों को, सब, और एक झूठी चीज़ सब जगह फैल जाएगी। तो हमको कहीं न कहीं लोगों को इसलिए बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि आपके सामने कोई सूचना आई है तो पहले 1 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड रुकिए, उस पर अपना दिमाग लगाइए और जानने की कोशिश कीजिए कितनी सच है। मैं कई बार ये होता है जब बिल्कुल खोटी खबर आती है और उनसे अपने दोस्त से पूछता हूँ वापस, भाई ये कहाँ से लाए? वो क्या यार मेरे को तो आगे से आई थी, मैंने चला दी। ये जिम्मेवार नागरिक, हम भारत के लोग, संविधान में अगर नागरिक जिम्मेवार होगा तब ये सारी चीज़ें जिम्मेदार होगी। और आप चाहें कि मैं जिम्मेदार हो जाऊं और सारे नागरिक जिम्मेदार ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। व्यक्ति की इकाई के रूप में हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें उस जिम्मेदारी को समझना होगा। और बोड़ा साहब जिस अंदाज में बोल रहे हैं, यकीनन अगर व्यक्ति के रूप में हम पहली इकाई के रूप में अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले लें और थोड़ी सी कोशिश करके हम उस खबर की सत्यता की जांच कर लें, जिसको लेकर के भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ही बहुत सारे ऐसे संदेश भी हैं जो बताते हैं कि अगर आप किसी खबर को फैक्ट चेक करना चाहें तो उसके बारे में भी कर सकते हैं। ये अच्छी बात है सोशल मीडिया की कि दूसरी तरफ जो झूठ फैला रहे हैं उनका झूठ तो फैल रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो उन झूठ का प्रतिकार करते हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। तो सोशल मीडिया दोनों के लिए है, पर ये दुधारी तलवार है, कौन किस पर हावी हो जाता है। पर अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सच्चे लोग इस पर हावी हो जाएं। बोड़ा साहब, एक चीज़, क्योंकि हम देश के तौर पर देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत विविधता है, वो हर क्षेत्र के अंदर है, भौगोलिक रूप से भी, खाने पीने को लेकर, सांस्कृतिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी। तो इन विविधताओं के बीच अगर हम एक रूपता की बात करें, और वो एक रूपता संचार माध्यमों के ज़रिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना एक उद्देश्य के साथ की गई थी, बदलते दौर के अंदर हम देखते हैं कि भले ही वो अपनी तरफ से उन जिम्मेदारियों को अलग तरीके से निर्वहन कर रहा है, लेकिन आज के इस दौर के अंदर क्या वो ज़रूरी तत्व हैं जो आपको लगता है कि व्यापक रूप से देश के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव लाएं, एक नागरिक के तौर पर, एक देश के तौर पर, और साथ ही साथ इन संचार माध्यमों के तौर पर? तो कुछ तो काम किए जा सकते हैं जिसको लेकर के हम आज कोशिश करें तो परिणाम कुछ वक्त में आएंगे। पहला काम तो यही किया जा सकता है कि जैसा आपने कहा कि हमारे इतनी विभिन्नताएं हैं, पर हम उस विभिन्नता को, ये विभिन्नताएं हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी खूबसूरती है। इस विभिन्नता में जब हम एकता करते हैं ना, तो एक वर्ग ये कहने लगता है सबको एक जैसा बना लो। सबको हमको एक जैसा नहीं बनाना है, सबको अपने अपने तरीके से फलने फूलने देना है, लेकिन उसका जो गुलदस्ता बनाना हमें, ये हम सिखाएं लोगों को कि भाईचारा सिखाएं। आपकी भाषा कोई हो सकती है, आपका रंग कोई हो सकता है, आपकी जाति कोई हो सकती है, आपका धर्म कोई हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल आपका खून भी वही है, ABC जो होता है मेरा भी वही है। तो लोगों में ये फीलिंग हो कि ये अलग नहीं है, हम फिर भी हम
खूबसूरत हमारा गुलदस्ता है। ये जो भाईचारे की संस्कृति जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर है, इस धरोहर को बचाना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है इस समय। और इस समय मीडिया में हम लोग जो काम कर रहे हैं या जो नए नवयुवक काम कर रहे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है, ये नैतिकता है कि कैसे इस विविधता को हम बनाए रखें। यही विविधता हमारी स्ट्रेंथ है। एक और चीज़, क्योंकि 5 सालों से 50 सालों का लंबा अनुभव आपके पास है पत्रकारिता के क्षेत्र में। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम देखते हैं कि अपने आसपास बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं। उन बदलावों के साथ एक बदलाव ये भी है कि चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से हम अपने अंदर बहुत सारी कमियों को, खामियों को पाते हैं, एक सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। आपको क्या लगता है, देश निर्माण के लिए व्यक्तिगत चरित्र तो होता है, एक राष्ट्रीय चरित्र की भी बात करते हैं, तो पत्रकारिता या जनसंचार वो माध्यम है जो एक सामूहिक रूप से सबको कलेक्टिव रूप से आगे बढ़ाता है। तो इस देश निर्माण के लिए, देश चरित्र के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक सजग समाज दें, स्वस्थ समाज दें, एक अच्छी मानसिकता वाला समाज दें? ये सजग समाज की बात आती है तो यही मीडिया का काम होना चाहिए। सूचनाएं देता है वो, लेकिन सूचना देते हुए ये ख्याल रखे कि कहीं वो विभेद तो नहीं कर रहा है, कहीं वो लोगों में गुस्सा तो पैदा नहीं करवा रहा है, कुछ एक वर्ग को बढ़ा करके दूसरे वर्ग को उसके सामने खड़ा करके। क्योंकि क्या होता है, डिबेट कराने में बड़ा मज़ा आता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और डिजिटल मीडिया में ये जो डिबेट चल रही है, जो इस हद तक चली जाती है कि जैसे बस हम अगर आमने सामने हो तो बस मैं आपका कॉलर पकड़ लूँगा। लेकिन अच्छा लोकतांत्रिक समाज वो होता है कि हम बहस करें, जम के बहस करें। मैं आपसे बिल्कुल खिलाफ बात करूं, आप मेरे से बिल्कुल खिलाफ बात करें, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से प्रेम करें। तार्किक रूप से हम अलग हो सकते हैं, वैचारिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर कहीं ना कहीं हमें इंसान के तौर पर तो हम व्यक्ति का और उसके विचारों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस खास दिन आप हमारे दर्शकों को वो कौन से मंत्र देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि एक समाज के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हमें अपने अंदर, अपने चरित्र के अंदर अंगीकार करने चाहिए? तो सबसे एक ही मंत्र देना चाहता हूँ कि जो आपको कहा गया है या जो कुछ आपको कहा जा रहा है उसको आंख बंद करके ना मान लें। अपना क्रिटिकल थिंकिंग रखें, गंभीरता से उसकी जांच करें और फिर आपको जो पसंद हो, आपको जो लगे कि ये सही है, मैंने जो कहा इस आप उसे मान लें। और मैं ये कहूँगा इसकी बात मत मानो, मैं ये नहीं कहता, मेरी बात भी आप मत मानिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप जाकर के मनन करें, सोचें और उसकी जांच कर लें। और फिर आपको लगे कि मैं ठीक हूँ तो मेरे साथ आएँ, और आपको लगे कि मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरे साथ ना आएँ। ये छूट होनी चाहिए आपको। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है। वैचारिक रूप से हमारा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, खान पान, रहन सहन, लेकिन देश के रूप में हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहाँ पर यही विविधता हमारी पहचान है। और शायर ने क्या खूब कहा है, इख्तिलाफ़ रंग-बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम है। वक्त हो गया है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे आज के ख़ास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा साहब को दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतनी खूबसूरत बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। फिर किसी और दिन, किसी और प्रोग्राम के अंदर हम और आप मिलकर के कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।